ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सभी शिक्षार्थियों का इस कक्षा में पुनः हार्दिक स्वागत है। यह कक्षा 11 के यूनिट 3 डिमांड से संबंधित है। यह डिमांड का 5th चैप्टर है, 5वीं क्लास है। पहले 4 क्लासें हो चुकी हैं। आपको डिमांड पूरा चैप्टर समझना है। ये पूरी यूनिट, ये मेरे ख्याल से लास्ट है, तो इसमें आपकी 2 लेक्चर्स तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के हो जाएंगे और 5 ये हो जाएंगे। 7 लेक्चर्स में ये पूरी यूनिट 3 कवर की हुई है और ये 13 मार्क्स की है ना। तो 13 मार्क्स लेने के लिए आपको ये 7 वीडियो देखने होंगे। आपने यदि इससे पहले वाला 4th वीडियो तो आप ज़रूरी देख लें यदि आपको ये 5th वीडियो समझना है तो। चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। डिमांड पार्ट 5। तो हम पहले एक बार रिवाइज करते हुए चलते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात हमने करी थी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में की हमने डेफिनेशन देखी थी। डेफिनेशन के साथ साथ हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 2 फॉर्मूले देखे थे। इन्हीं फॉर्मूलों पे आज फिर बात होगी हमारी। पहला फॉर्मूला था ईडी इक्वल टू माइनस मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, दैट इज फॉर्मूला नंबर 1। सेकंड फॉर्मूला इज ईडी इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। ये वाले दोनों फॉर्मूले हमने बात करी थी। इसके बाद हमने इसके मांग की लोच की श्रेणियों की बात करी थी। डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 डिग्री पड़ी थी। व्हेन ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, व्हेन ईडी इज ग्रेटर देन 1, व्हेन ईडी इज इक्वल टू 1, जब ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अनंत है, जब इकाई से अधिक है, इकाई के बराबर है, इकाई से कम है और इलास्टिसिटी डिमांड 0 है। तो ये कैसी होगी? पूर्णतया बेलोचदार वस्तुएं। ये पूर्णतया लोचदार वस्तुएं होंगी। इसके बाद हमने ये 2 न्यूमेरिकल्स करके देखे थे। आज हम और 3-4 न्यूमेरिकल्स करके देखेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये दोनों न्यूमेरिकल्स उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर हमने बात करी थी मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक वस्तु की प्रकृति। इसमें हमने पढ़ा कि आवश्यक वस्तुएं जैसे नमक, माचिस आदि आपकी टेक्स्ट बुक किताबें तो खरीदनी होती हैं, तो ये आवश्यक वस्तुएं, इनकी मांग इनइलास्टिक या बेलोचदार होती है, जबकि विलासिता वाली वस्तुएं जैसे एयर कंडीशन वगैरह हैं, इनकी मांग लोचदार होती है। बेलोचदार का अर्थ है कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि इलास्टिक होने का अर्थ है कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में तेजी से परिवर्तन होता है। दूसरा प्रभावित करने वाले कारकों में हमने दूसरा जो पॉइंट था वो था संयुक्त मांग वाली वस्तुएं, अर्थात जो एक साथ जिनकी जरूरत पड़ती है किसी कार्य को पूरा करने में, इनको पूरक वस्तुएं भी कहते हैं, जैसे कार और पेट्रोल पढ़ा था हमने पीछे। तो यदि इनकी मांग अपेक्षाकृत बेलोचदार होगी। क्यों? क्योंकि कार की मांग में यदि कमी नहीं आई तो पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर भी इसकी मांग में कोई कमी नहीं होगी। प्रतिस्थापन वस्तुओं की मांग अत्यधिक लोचदार होती है, अधिक लोचदार होती है, मोर इलास्टिक होंगी। क्यों होगी? क्योंकि क्योंकि प्रतिस्थापन वस्तुएं, एक के स्थान पर दूसरे का उपयोग किया जा सकता है, तो एक वस्तु की कीमत बढ़ते ही हम उस वस्तु को छोड़ के दूसरी वस्तु पर पहुंच जाएंगे, उसे खरीदना शुरू कर देंगे। मल्टीपल यूज, विभिन्न उपयोगों वाली वस्तुएं, इनकी भी इलास्टिक होती है, ज़्यादा लोचदार मांग होती है, क्योंकि उस वस्तु के बहुत सारे उपयोग हैं। चने का बेसन भी बनता है ना। यदि सस्ता है, बहुत सस्ता हो गया तो हम फिर चने से बेसन भी बना सकते हैं, चने को हम भिगो कर भी खा सकते हैं, चने की मिस्सी रोटी भी बना सकते हैं, और इवन दो बहुत ही सस्ता हो गया तो घोड़ों को भी चना खिला सकते हैं, और महंगा हो गया तो हम क्या करेंगे? फिर बेसन का लिमिटेड उपयोग करेंगे।
पोस्टपोनेंट ऑफ यूज, उपभोग स्थगन, यदि वस्तुओं का स्थगन किया जा सकता है, मीन्स कुछ समय के लिए उनका उपयोग टाला जा सकता है, तो ऐसी वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। यदि महंगा हो गया, मकान रिपेयर कराने का मन है मेरा आज, और यदि सीमेंट महंगा हो गया तो मैं उसको महीने 2 महीने के लिए आगे टाल दूंगा, तो जो डिमांड मुझे आज करनी चाहिए थी, जो मांग करनी चाहिए थी, वो मांग मैंने अब जीरो कर दी, अब आगे 2 महीने बाद करवाऊंगा। तो लोहा सीमेंट एग्जाम्पल हो गए। क्रेताओं की आय जिनकी आय बहुत ज़्यादा होती है, वो यदि उस किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उस वस्तु की मांग कम लोचदार होती है। क्यों? क्योंकि आय ज़्यादा है तो उन पे वस्तु महंगी होने का भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उपभोक्ता की आदत, ऐसी वस्तुएं जो आदत या लत पड़ जाती है ना, जैसे गुटखा खैनी है, सिगरेट है, शराब है, इनकी मांग बेलोचदार होती है। शराब महंगी भी हो जाएगी तो क्योंकि उस व्यक्ति को लत पड़ी हुई है शराब पीने की, तो वो फिर भी खरीदेगा ही। वस्तु पर खर्च की जाने वाली आय का अनुपात के प्रोपोर्शन ऑफ इनकम एक्सपेंड ऑन द कमोडिटी, यदि हम अपनी आय का उस वस्तु पर बहुत थोड़ा भाग खर्च करते हैं तो उस वस्तु की कीमत बढ़ने पर भी हमें कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम उसकी मांग में कमी नहीं करेंगे। जैसे माचिस है, टूथपेस्ट है, माचिस 1 रुपये की आती है, अब बढ़ के 2 रुपये भी होगी, तब भी हमें कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम उतनी खरीदते रहेंगे, क्योंकि 1 या 2 रुपया हमारी जो इनकम है उसका बहुत छोटा सा भाग है। इसके बाद हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न की बात करेंगे। तो अभ्यास प्रश्न में हम चलते हैं, मांग की लोच से आप क्या समझते हैं, ऊपर डेफिनेशन मैंने आपको बता रखी है बेटा। तो इस डेफिनेशन के अनुसार आप मांग की लोच की बात, डेफिनेशन आप लिख देंगे, बता देंगे। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। मांग की लोच के यही हमने 8 कारक अभी पढ़े हैं, है ना, ये वाले, ये सारे मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक ही, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद व्हाट इज द शेप ऑफ डिमांड कर्व व्हेन इट्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0 और सेकंड इज इन्फिनेटिव। 2 तरह की हमने बात की है, पहली बात 0 की, दूसरी बात इन्फिनेटिव। 0 वाला डिमांड कर्व मैंने पिछले ही क्लास में बना के भी बताया था। ये मेरा ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ई डी इज इक्वल टू 0। 0 कब होगी कि कीमत कितनी भी हो, ये प्राइस ले रहे हैं, लेते हैं हम यहाँ पे, इधर क्वांटिटी मांग मात्रा लेते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 कब होती है बेटा जी? 0 तब होती है कि कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए, चाहे कीमत कम हो जाए चाहे कीमत बढ़ जाए, उसकी मांग में कोई परिवर्तन ना हो। तो हम एक लाइन वाई एक्स के पैरेलल डाल दें, ये कहलाएगी ई डी इज इक्वल टू 0। ये मान लीजिए Q1 क्वांटिटी है, जब प्राइस इतना था, P1 था, तब भी Q1 ही चाहिए। प्राइस बढ़ के P2 हो जाए तब भी Q1 ही चाहिए। प्राइस बढ़ के P3 हो जाए तब भी Q1 ही क्वांटिटी चाहिए। और यहाँ से प्राइस घट के P0 हो जाए तब भी Q1 ही है। तो कि प्राइस कम हो जाओ चाहे बढ़ जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसा कि मैंने आपको पिछले उसमें एग्जाम्पल भी बताया था, जीवन रक्षक दवाइयाँ, लाइफ सेविंग ड्रग्स बोलते हैं जिन्हें। मान लीजिए हार्ट का, हमारे किसी पेशेंट का, भगवान ना करे, हार्ट में कोई प्रॉब्लम है और डॉक्टर कहते हैं कि जी स्टंट डलेगा, है ना, वो स्टंट मान लीजिए 50,000 50,000 रुपये का है, तो हमें डलवाना ही पड़ेगा। उसकी कीमत बढ़ के 75,000 हो जाओ तब भी हमें स्टंट डलवाना ही पड़ेगा। ये नहीं कह सकते जी महंगा हो रहा है अब इतना, तो आप एक काम करिए आधा स्टंट डाल दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। यदि उसकी कीमत घट के 25,000 रह गई
तो हम ये भी नहीं कह सकते कि डॉक्टर कह रहे हैं 1 स्टेंट डलेगा, हम कहेंगे जी अब तो सस्ता हो रहा है 3 डाल दो या 2 डाल दो। ऐसा हम नहीं करेंगे। एक खरीदना है, चाहे वो 25,000 का हो, चाहे 50,000 का हो, चाहे 75,000 का हो, हमें एक ही खरीदे। तो ये इलास्टिसिटी, ये बेलोचदार मांग होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0। देन सेकंड इज जहां मांग की लोच इन्फिनिटी होती है, अनंत होती है। ये वाले की बात कर रहे हैं, जब शून्य होती है और यहाँ क्या है, अनंत होती है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसको हम लें ऐसे, ई डी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये कीमत P1 है। P1 कीमत पर क्वांटिटी ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, मीन्स Q1, Q2, Q3 और ऐसे हम चलते जाएं तो हमेशा आगे तक के लिए इन्फिनिटी है। यदि कीमत घट के बढ़कर P1 हो जाती है तो फिर इसकी सीध में ये कहीं इस कर्व को कैंसिल, कर्व को क्रॉस कर रही है, नहीं कर रही, इट मीन्स डिमांड कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ पे डिमांड कितनी हो जाएगी, 0। तो इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि 0 डिमांड कर्व वाई एक्सिस के पैरेलल होता है और अनंत वाला एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मांग की लोच, द फॉलोइंग फैक्टर्स हाउ डज अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, गिव एग्जांपल्स आल्सो, नेचर ऑफ गुड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। दो चीज़ों की बात कर रहे हैं हम कि वस्तुओं की प्रकृति किसी वस्तु की मांग की लोच को कैसे प्रभावित करती है। एग्जाम्पल दीजिए। पीछे आप भी मैंने हिंट दिया है, पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन करके समझाया है कि आवश्यक वस्तुएं जो हैं उनकी मांग बेलोचदार होती है, जबकि विलासितापूर्ण वस्तुएं जैसे एसी वगैरह हैं, आपका परफ्यूम हो गया, इनकी मांग लोचदार होती है। आवश्यक वस्तुएं कौन कौन सी, नमक, माचिस आदि। ये महंगी सस्ती कितनी भी हो जाए आप उतनी ही खरीदेंगे। प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता जैसे चाय और कॉफ़ी, वही एग्जाम्पल याद कर रखा है हमने शुरू से, इनकी मांग लोचदार होती है, बहुत अधिक लोचदार होती है ना। ये अभी भी बताया था मैंने, चाय की कीमत बढ़ने पर हम चाय को की मांग बहुत कम कर देंगे और अपनी पूर्ति, अपनी आवश्यकता कहाँ से पूरी कर लेंगे, कॉफ़ी से। क्वेश्चन नंबर 5, द प्राइस ऑफ ए गुड इज इंक्रीज फ्रॉम, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, फ्रॉम 5 to 10। 5 रुपये से बढ़कर 10 रुपये हो जाती है वस्तु की कीमत। बेटा परसेंटेज नहीं है इसलिए वही लिख लो, P1 डेल्टा P होता है P1 माइनस P। Q लिख लूँ, Q1 लिख लूँ और डेल्टा Q लिख लूँ, Q माइनस Q1। पहले दो एग्जाम्पल में मैंने आपको मेथड बताया था, एक बार दोबारा बता देता हूँ। P होता है, ये तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही लिख लेने हैं बिना सोचे समझे। P होता है जो शुरू की कीमत है। शुरू की कीमत कितनी है बेटा, 5 रुपये। बाद में कीमत बढ़ गई, 10 रुपये हो जाती है। P1 इज फाइनल प्राइस, जो प्राइस चेंज होने के बाद, कीमत में परिवर्तन होने के बाद होता है। तो 5 और 10, उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता भाई। मान लीजिए ये x थी, अब हमें दे तो रखी नहीं, ये भी कितनी, x। चलो निकालते हैं आगे। डेल्टा P कितना हो गया बेटा, P1 माइनस P, P1 हो गया 10 माइनस P 5, कितना हो गया बेटा, 5। Q x माइनस x क्या हो गया, 0। फॉर्मूला लिख लो, ई डी इज इक्वल टू माइनस P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P।
माइनस पी कितना हो गया 5/x इंटू डेल्टा क्यू 0/5, यही हुआ। देखेगा अब यहाँ एक जीरो आ गई है इसमें, इस जीरो को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो, सब कुछ क्या हो जाना है जीरो। बस आपको ये कुछ नहीं सोल्व करना, जीरो आते ही ये माइनस जीरो भी, माइनस प्लस की भी इम्पोर्टेंस खत्म हो गई, तो सीधा ED इज इक्वल टू जीरो आंसर लिख दो, क्योंकि यहाँ जीरो है, जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करें सब कुछ जीरो हो जाता है। चलिए जी 6 क्वेश्चन करते हैं। वस्तु की कीमत 5 रुपये प्रत्येक इकाई से घटकर 4 रुपये प्रति इकाई हो जाती है। फिर वही क्वेश्चन है, तो इसके लिए आप क्या करें, P लिख लें, शुरू की कीमत कितनी है P1 लिख लें, बाद में कीमत कितनी हो गई डेल्टा P निकालेंगे, P1 माइनस P से Q लिख लें, शुरू में मांग कितनी थी, बाद में मांग कितनी हो गई, डेल्टा Q निकाल लें, Q1 माइनस Q। P, इफ द प्राइस ऑफ गुड डिक्रीज फ्रॉम 5 to 4, प्राइस में डिक्रीज हुआ है, कमी हुई है, घटे हैं 5 to 4, पहले 5 थे फिर घटकर 4 हो गए, तो पहले कितना था 5 घट के हो गया 4। देन द डिमांड ऑफ, डिमांड क्या होगी भाई, बढ़ जाएगी ना, क्योंकि कीमत क्या हुई है इस बार कम हुई है। लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है, दैट गुड इंक्रीज फ्रॉम 20 to 30, पहले कितनी थी 20, जब कीमत घट के 4 रुपये हो गई तो डिमांड बढ़ के 30 इकाई हो गई। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल लो, डेल्टा P निकाल लो बेटा, P1 4 माइनस 5 कितना हो गया -1, Q1 30 माइनस 20 हो गया 10। फॉर्मूला फिर लिखो, आप याद रखिएगा फॉर्मूला आपको हमेशा ही लिखना है, जब भी क्वेश्चन करते हैं फॉर्मूला हर एक न्यूमेरिकल में ज़रूर लिखना है, -P/Q इंटू डेल्टा Q/डेल्टा P। इस फॉर्मूले लिखने के ही आधा या 1 नंबर होता है क्वेश्चन में, तो आपने आगे गलत भी कर दिया तब भी इसके मार्क्स तो मिलेंगे, तो इसलिए फॉर्मूला आपको हमेशा लिखना ही है। ED इज इक्वल टू माइनस P कितना हो गया बेटा 5/Q कितना हो गया 20, डेल्टा Q कितना हो गया 10, डेल्टा P -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, प्लस हो गए, 5 1 जा 5, 5 4 जा 2, 2 जा 2, 5 जा, ये हो गया 5/2, तो ED हो गई बेटा जी 2.5 आंसर। सिंपल इजी है। चलिए जी 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन में द डिमांड ऑफ ए गुड डिक्रीज फ्रॉम 100 यूनिट टू 60 यूनिट। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा मेरा, शुरू में डिमांड Q थी, बाद में डिक्रीज होके Q1 हो गई, ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस बाय 25% इंक्रीज। क्या लिख दूं मैं, इंक्रीज हुआ है बेटा। ये कहते हैं किसी वस्तु की कीमत में 25% परिवर्तन, अच्छा नहीं करवा रहा, इंक्रीज भी नहीं शब्द दे रहा, केवल चेंज इन इट्स प्राइस बाय 25%, कोई दिक्कत नहीं है हमें। 25% परिवर्तन के कारण उस वस्तु की मांग 100 इकाई से घटकर 60 इकाई हो जाती है, तो 100 से घट के 60 हुई, कम खरीदा, इट मीन्स परिवर्तन कैसा हुआ, ये कीमतें बढ़ी होंगी, कीमत बढ़ी होगी जब भी तो हमने कंजम्पशन, हमारा उपभोग घटाया, तभी तो इकाई घटी, सस्ती होती तो हम ज़्यादा ही खरीदते, फिर 100 इकाई से आगे ही बढ़ते। अब देखिएगा इस वाले क्वेश्चन में इधर प्रतिशत वाली चीज़ भी दे दी, इधर इकाइयाँ दे दी, अब दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाएं, ये प्रॉब्लम है, तो हम इसमें क्या करें, वही वाला फॉर्मूला लगाएं, ED
P अपॉन Q वाला, प्रतिशत वाला फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है। इससे हम प्रतिशत भी निकाल के हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन है, आपसे गलती होने की संभावना ज़्यादा है, तो आप वही वाला फॉर्मूला लगाओ P अपॉन Q का। तो यहाँ लिखें P, शुरू में कीमत कितनी थी, फिर कीमत कितनी हो गई, डेल्टा P Q, Q1 शुरू में मांग कितनी थी, बाद में कितनी हो गई, डेल्टा Q। देखिएगा जी, P 25% परिवर्तन। क्वेश्चन को थोड़ा सा आप अपनी IQ इस्तेमाल करेंगे। 100 इकाई से घटकर 60 हो गई। इट मीन्स हमने क्या किया, मांग घटा दी, कम हो गई। तो डिमांड कम हुई है तो प्राइस निश्चित रूप से बढ़े होंगे। तो परिवर्तन का मतलब हो गया वृद्धि। 25% हुई, प्रतिशत का फॉर्म है तो यहाँ 100 मान लेता हूँ मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमेशा 100 ही मानिए। नई कीमत कितनी हो जाएगी, 25% परिवर्तन, 25% वृद्धि, 125 हो गई। क्वांटिटी कितनी थी, 100 इकाई थी पहले, अब घट के कितनी रह गई, 60। डेल्टा P निकाल लो। अब सब कुछ क्वेश्चन सेम हो गया। डेल्टा P माइनस P इज इक्वल टू 125 माइनस 100, 25 प्लस का ही आएगा, Q1 माइनस Q, 60 माइनस 100 माइनस 40। अब वही फॉर्मूला, ई डी इज इक्वल टू माइनस P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। माइनस P कितना हो गया मेरा 100, Q भी 100 इंटू डेल्टा Q माइनस 40 और डेल्टा P 25। ठीक है जी, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गए, 100 से 100 कैंसिल कर दूं, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, ये हो गया 8/5। तो ई डी इज इक्वल टू 8/5 को 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, ये आंसर हो गया। इजी है, कर सकते हैं। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल, प्राइस ₹5, a consumer demanded 40 units. If the elasticity of demand is 1.5, then find out the demand of consumer at price 5. एक उपभोक्ता वस्तु की कीमत ₹5 प्रति इकाई पर 40, सॉरी ये 5 नहीं है बेटा जी, ये 6 है। ये कह रहे हैं कि एक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत ₹5 प्रति इकाई पर 40 इकाई की मांग है और मांग की लोच का गुणांक 1.5 है। इट मीन्स मुझे दे रखा है ई डी इज इक्वल टू, दे रखा है बेटा 1.5। वही फॉर्मूला P निकाल लूँ, P1 निकालूँ, डेल्टा P निकालूँ, P1 माइनस P, Q निकालूँ, Q1 निकालूँ, डेल्टा Q निकालूँ, Q1 माइनस Q। ये न्यूमेरिकल्स आपको खुद करके देखने होंगे और बुक में आपके में बहुत सारे दे रखे हैं, तब निकलेंगे। मुझे देख के तो ऐसा लग रहा होगा ये इजी हैं, लेकिन कई बार हमारी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है। P1 कितना हो गया, ₹5। शुरू में कीमत कितनी थी, ₹5 प्रति इकाई पर 40 इकाइयाँ। शुरू में कितनी मांग कर रहा है वो, 40 इकाइयाँ। मांग की लोच का गुणांक 1.5 दे रखा है। वह ₹6 प्रति इकाई पर कितनी मांग करेगा, मान लीजिए X मांग करेगा बेटा। ठीक है, यही तो पूछ रहा है वो, बाद में कितनी मांग करेगा। निकालो जरा, डेल्टा P 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, X माइनस 40 एज इट इज रह जाएगा, कुछ सोल्व होगा नहीं हमसे। देन ई डी इज इक्वल टू माइनस P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। देन ई डी इज इक्वल टू P की जगह रख लूँ 5 अपॉन 40 इंटू डेल्टा Q, X माइनस 40 अपॉन डेल्टा P 1।
ऐसा ही आएगा। चलिए जी, सॉरी, ईडी की अभी कितनी वैल्यू पुट अप कर लूँ? 1.5 दी हुई है हमें। बढ़िए जी, आगे बढ़िए। 1.5 इज इक्वल टू 5 वन जा 5, 5 8 जा 40, माइनस एक्स माइनस 40 बचा ऊपर और नीचे बचा 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको, तो ये तो कितना हो गया बेटा? माइनस एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया बेटा जी? 12। खोल लो इसको जरा, ये माइनस एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू 12, माइनस एक्स इज इक्वल टू 12, ये 40 इधर ले जाऊँ माइनस के कर दूंगा, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना बचा? -28। दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक्स इज इक्वल टू 28। और 20 एक्स क्या माना था मैंने बाद में? 6 रुपये प्रति इकाई पर कितनी मांग करेगा? तो कितनी मांग करेगा? 6 रुपये 6 प्रति इकाई पर मांग बराबर 28 इकाइयाँ। अब देखिएगा जरा ऊपर एक बार क्वेश्चन पे नज़र मार के देखो। 5 इकाई थी पे 40 मांग रहा था, मांग इका 5 से बढ़ के 6 हो गई, तो निश्चित रूप से मांग तो कम ही होगी। कितनी कम होगी वो निकालना है। 40 से घट के आंसर कितना आ गया मेरा? 28। ठीक है, कम ही हुई है, कैलकुलेशन ठीक है, तो इसका आंसर भी ठीक ही। चलिए, आपने, मुझे उम्मीद है कि अब ठीक से न्यूमेरिकल आपको समझ आ गए होंगे। आपने न्यूमेरिकल्स अपनी बुक में से, और न्यूमेरिकल्स बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, उन्हें देखिएगा, सोल्व करके देखिएगा। यदि सोल्व अब भी नहीं होते हैं तो क्लास दोबारा देख लो, फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट्स में लिखिएगा, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार। चलिए, आपका दिन शुभ हो।